आगे सब लोग? जी सर। यस सर। चलो, तो अपना पिछला डिस्कशन कहाँ था? मैं ये कह रहा था कि अब हम ये जुगाड़ बना सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ये जैसे 2r, ये r, तो अब हमें इसका निकालना है कि क्या आंसर है। ये ग्राउंड एरिया, तो इसकी फील्ड लाइन पता करनी है कि इसकी फील्ड लाइन कैसी है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइन पता करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि एक यहां पे कोई चार्ज रखा होगा q डैश, और वो q डैश इस तरह होगा कि इन पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आ जाए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आ जाए तो कितना होगा q, कहां होगा? -q/2। ठीक है, तो q का 2r है, तो हमें ये नहीं पता, ये x अननोन है। नहीं, q/2 नहीं, सेंटर पे नहीं मानेंगे हम इसको। सेंटर पे क्यों? क्यों? मान ले। सेंटर पे मान लो, फिर इधर 0 नहीं बनेगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। यहां से x पे 0 करेंगे तो q डैश बाय x प्लस q/2r इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक बार इस पॉइंट पे 0 कर दें तो q डैश बाय 2r माइनस x प्लस q बाय, ये कितना है, 4r। ये चल रहा है? ठीक है। मैंने एक बार a पे 0 कर दिया, एक बार b पे 0 कर दिया, तो हम जानते हैं कि हर जगह 0 निकल आएगा। दो इक्वेशन बन गई। हाँ। और दो इक्वेशन बन गई तो हम x भी निकाल सकते हैं, q भी निकाल सकते हैं। हाँ। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये फील्ड लाइन किसकी है। तो q डैश जो x डिस्टेंस पे, ये 2r, इन दोनों की जो लाइंस बनेगी आउटसाइड द स्फीयर, वही लाइंस इस सिस्टम की होगी। पक्का? हाँ हाँ। और चूंकि लाइन सेम है तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछा इस पॉइंट पे बताओ, तो हम क्या करते, इस q डैश की वजह से निकालते, इसकी वजह से निकालते, जोड़ देते। और अंदर की बात करें, अंदर तो 0 है, अंदर तो 0। अब कुछ आया समझ में? हाँ सर, मजा आ गया। ये इसे इमेज मेथड कहते हैं कि इनडायरेक्टली इस q की इमेज ये q डैश है, q की इमेज q डैश यहां पे। ठीक है, और वो इमेज इस तरह है कि इस पूरे स्फीयर पे 0 वोल्टेज करता है। एक्स ऐसे मतलब सेंटर ऑफ मास में, जैसे सेंटर ऑफ चार्ज इस टाइप से। हाँ, लेकिन ये x डायरेक्ट वैसे नहीं निकल रहा है, देखो उतना अच्छा नहीं निकलेगा जो तुम सोच रहे हो, सेंटर वेंटर पे नहीं आएगा। ये दरअसल इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्कल होता है। सर्कल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा है। पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट P डैश होता है। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। पूरी इनवर्स ज्योमेट्री इस पर से होती है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। सर्कल के रिस्पेक्ट में जो इमेज निकलती है ना, जैसे सर्कल के ऐसे समझो, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सर्कल पूरे रीजन को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट अंदर है। P के करस्पॉन्डिंग P डैश, Q के करस्पॉन्डिंग Q डैश, इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग सेंटर। तो ऐसे हर एक पॉइंट का एक इनवर्स पॉइंट सर्कल पे 1 1 मैपिंग करता है ना, वो उसकी इमेज होती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ है। चलो, नहीं पढ़ा तो वैसे सिलेबस में तो है नहीं। तो कुछ पोल पोलर जैसा होता है। मतलब नहीं बोल रहा था कि इसका हाँ, कॉन्सेप्ट काइंड है ऑफ। ना, जैसे अपना मास सेंटर ऑफ मास पे होता है सारा, तो ये चार्ज सारा अपन सेंटर ऑफ चार्ज पे मान। हाँ, लेकिन वो लोकेशन कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला ये नहीं आया ना, QI XI बाय QI, ये नहीं आया ना फॉर्मूला। वो सिर्फ तभी कब निकाल पा रहे हैं जब ये ग्राउंडेड है। सर, हाँ सर अभी मीटिंग ज्वाइन करिए सर, फिर से थोड़ा बता देंगे क्या किया। नहीं दे सर पता है लिंक ही नहीं आई थी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, अब बोर मत करो, वैसे ये सिलेबस में तो है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी है उसके लिए। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, पक्का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो अभी इग्नोर मार दो। चलो अपन आते हैं वापस अपने डिस्कशन पे। तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है ये, कोई ऐसा क्वेश्चन इस पर से आएगा नहीं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब किताबों में जो दिखते हैं कि एक चार्ज Q है,
अ फोर्स ऑन क्यू बाय शीट। तो शीट ने क्यू पे फोर्स कितना लगाया, तो शीट किसकी तरह बिहेव कर रही है, इस क्यू की तरह। तो ये डी है, ये डी है, तो शीट अट्रैक्ट करेगी और फोर्स आएगा के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर। आ गया समझ में? लेकिन अगर मान लो एक और चार्ज होता क्यू इधर, तो अब फोर्स कितना आता, तो एक और हमें लेना पड़ता क्यू इधर। ये समझ गए? तो अब इस पे फोर्स आते एक, मतलब एक इसका रिपल्सिव, एक इसका अट्रैक्टिव, एक इसका अट्रैक्टिव। तो इमेज बनाते जाओ और टोटल आपको चार्जेस मिल जाएंगे। चलो अब अपन आते हैं अपने ओरिजिनल पार्ट पे। कहाँ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी? 24 हो गया था, 25 दिख रहा है? चलिए डाउट? इसमें एवरेज टाइम सीधे अलग अलग कर सकते हैं? एवरेज टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकालो ना, लेंथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ नहीं वो ठीक है, पर अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट है ना दोनों चीजें एक तरीके से। तो करंट सेम है। अगर तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 और VD2 का रेशो निकाल लिया, L1 और L2 का रेशो निकाल लिया, तो L1 बाय VD1, L2 बाय VD2। और बाकी के रेशो कैसे निकालेंगे? करंट दोनों में सेम, करंट डेंसिटी इसकी J है तो इसकी J/4 है, मान रहा हूं रेडियस डबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E/4। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो अलग अलग है सर। सेकंड वाले वो उससे करेंगे ना, करंट डेंसिटी से। कर लेना अब कर लेना, इसी से करना है। कर लोगे ना? हाँ हो गया। हाँ सर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 26 चले 27 27 हो गया। चले 28 चले 29 ये 0.33 बन रहा था मेरा 4 आ रहा था। देखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेट सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर कंडक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इज गिवन बाय ER। करंट इन द सिलेंडर इज दिस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये। हाँ, ये क्वेश्चन काफी हद तक ऐसा है, देखो एक और क्वेश्चन मैं इसी पर से बना रहा हूँ कि एक लाइन एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस के अलोंग है? हाँ। चलो छोड़ो, अभी बनाएंगे एक्सिस के अलोंग। पहले एक क्वेश्चन दूसरा देखो। एक रॉड होती इनफाइनाइट रॉड है ना, और ये जो बाहर का मीडियम है ये कंडक्टिंग होता, कंडक्टिविटी सिग्मा होती। तो अब पूछा होता फाइंड, अभी इस पे लैम्डा है, लैम्डा एट t इक्वल टू 0 पे लैम्डा नॉट है। अब ये समझ रहे हो चार्ज लीक होगा तो इसका लैम्डा बदलेगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूं कि इस पर चार्ज Q है और ये बाहर का मीडियम कंडक्टिंग है, तो चार्ज भी लीक होगा। सोचो लीक होगा। तो अब हमसे पूछा होता चार्ज T, क्लियर? तो चार्ज एट T मिलेगा Q0 माइनस I dt का इंटीग्रेशन 0 से T। क्लियर? इसमें भी शायद समझ रहे होगे यही आएगा। तो पहले अपन लेफ्ट वाला देख लेते हैं जहां अपन को ज्यादा दिमाग कम लगाना है थोड़ा, क्योंकि चार्ज के टर्म में। तो किसी भी समय अगर करंट पूछा होता तो करंट आता पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 0। चल रहा है? रेजिस्टेंस इस पूरे स्फीयर का, और किस स्फीयर का? R से इंफिनिटी का। ये समझ पा रहे हो? हाँ। कंडक्टिविटी dx 4 पाई x स्क्वायर dx। झिला? ये Q करंट Q के प्रोपोर्शनल आया है ना, मतलब Q पे डिपेंड कर रहा है। Q ही तो है, अननोन और तो कुछ है नहीं। ये तो जो भी एक नंबर बनेगा, सोचो करंट को dq/dt एक नंबर है, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू Q।
तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल बन गई, हम्म, क्योंकि dq by dt is proportional to q minus some constant times q। वैसे भी कैपेसिटर और उसके अंदर लगा रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल, में लगा। अभी बता रहा हूँ उसकी एनालॉजी नहीं देखते हैं। ये समझ में आ गया पूरा, है ना? सर तो नहीं सर, आपने मतलब क्या किया एक बार फिर से? अरे यार नहीं मतलब q at any time t एक्सप्रेशन समझ में आ गया, फिर आपने q upon 4 pi epsilon naught r कैपेसिटर जैसा क्यों लिख ये दिया? वोल्टेज है, इसका खुद का वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज इन्फिनिटी का वोल्टेज, तो करंट फ्लो कर रहा है दोनों के बीच में। अच्छा मतलब ये ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगाया मैंने, ओम्स लॉ लगाया हमने। रेजिस्टेंस, अरे नीचे रेजिस्टेंस लिखा ना स्पेस का। नहीं सर, इसका रेजिस्टेंस 4 pi epsilon naught r कैसे आ गया? कहाँ है रेजिस्टेंस? ये गोले के अंदर लिखा है, इंटीग्रेशन के बाद निकलेगा। अच्छा ठीक है, वो पूरा अरे चार्ट, वो वोल्टेज की वैल्यू है यार, वोल्टेज है। हाँ ठीक है ठीक। तो हालांकि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लॉजिकली फील करना आसान था कि आप इसको क्या समझें कि एक कैपेसिटर इसके और इसके इंफिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर बना है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये। तो आप इसको इनडायरेक्टली ये सोच लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। आया समझ में? और ये स्लैब है, इसके पास चार्ज Q है, तो Q की वैल्यू Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, लीकेज वाला केस है। R इंटीग्रेशन से निकल आएगा, कैपेसिटेंस तो हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू K, ये कैपेसिटेंस आता। रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से निकाल लिया हमने, तो टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक वही हो गया कि एक कैपेसिटर में हमने एक मीडियम भर दिया जो कि स्लाइटली कंडक्टिंग भी है, तो चार्ज अपने आप लीक होगा प्लस से माइनस की तरफ। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ये। तभी था कि कैपेसिटर रखा रखा डिस्चार्ज कैसे हो जाता है। तो इसी का दूसरा वर्जन ये है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ठीक है। अब इसी का तीसरा वर्जन ये था कि हम इसकी जगह शेल ले लेता हूं, शेल पे एक चार्ज दे दें और ये चार्ज लीक कर रहा हो बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं वही, ये भी तो कैपेसिटर ही है। हाँ, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा। तो बस कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएंगी बस, ठीक। इसका लेकिन इन्फिनिटी तक कोई कैपेसिटेंस डिफाइन होता है? इसमें एलन नहीं, इन्फिनिटी तक तो डिफाइन नहीं होगा इसका। एलएन वगैरह कुछ नहीं पता। हाँ, इसमें एलन क्योंकि लॉग के अंदर आएगा, रेजिस्टेंस में भी लॉग के अंदर आएगा ना। हाँ, रेजिस्टेंस में भी लॉग के अंदर आएगा, उसमें भी लॉग के अंदर आएगा। हाँ, तो आरसी हो सकता है कट जाए, मुश्किल है, दोनों में लॉग ऊपर ही आएगा। और प्रोडक्ट होना है आर और सी का, आर और सी का प्रोडक्ट होना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो नहीं आएगा क्वेश्चन। बड़ा अच्छा हो गया। पर्टिकुलर बाउंड्री तक दिया होगा शायद कुछ। सर वैसे लीक तो होगा तो कैसे 29 तो नहीं होगा ना, ये नहीं बनेगा, क्योंकि असली इन्फिनिटी होगा नहीं तो हमारे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, और फाइनाइट होगा तो फिर असली इन्फिनिटी में आंसर नहीं आ रहा है, फाइनाइट में फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बनेगा वैसा क्वेश्चन। चलो 29 अब देखते हैं, ये कुछ और शायद। स्ट्रेट यूनिफॉर्म कंडक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। स्ट्रेट सॉलिड यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। कि आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, नहीं ये ऐसा है, ऐसा है। चलो कि आर ऐसा, चलो। करंट इन द सिलेंडर इज दिस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज दिस, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो इससे आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ। तो करंट निकाल सकते हैं, झल गया। ये स्ट्रिप मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं।
ये था क्वेश्चन। ऐसे किया यस सर। कि कुछ और मान के किया? इसका बस वो एरिया डाउट हो रहा था। यही मान के किया था। यही मान के किया था। अभी देखता एरिया हूँ बता तो। दीजिए, एरिया नहीं कौन नहीं देखो एक मिनट, जे की वैल्यू आएगी ई के आर बाय सिग्मा, हाँ। 2 पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, ये हमारा करंट है। तो के 2 पाई बाय सिग्मा आर स्क्वायर बाय 2 हट गया करंट। पूछा क्या है इन्होंने? जेड क्या चीज है? जेड ही निकालना। सिग्मा की वैल्यू बतानी होगी। सिग्मा की वैल्यू के पाई आर स्क्वायर बाय करंट। के 10/8, पाई रेडियस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻²। करंट 16 पाई माइक्रो एम्पियर 10⁻6, तो 1/4 बन गया ये। नहीं 1/4 इंटू 10 पे कुछ ऊपर आ 10 -4 4 आएगा। आएगा ऊपर 4 इंटू क्या? हाँ 1/4 इंटू 10 पे 4 बन रहा है ना ये तो। नहीं वो वो रेडियस को स्क्वायर इंटीग्रेशन में करा था। आर स्क्वायर था ना। आर स्क्वायर था 10⁻4। ठीक है। कंडक्टिविटी में ये मैंने ओके के की वैल्यू सही लिखी है, सही लिखी है। करंट 16 पाई माइक्रो एम्पियर। ये कुछ माइनस पावर गलत है, बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका तो। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसमें स्मॉल हाँ आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर है ना, तो उसका इंटीग्रेशन तो r क्यूब बाय 3 है। क्यूब है ओके, इंटू 2/3 सही कह रहे हो। बाय 3 आएगा। हाँ तो आर क्यूब 3/2 सही है। 2/3 तो क्या निकालना है? सिग्मा। तो आर पे क्यूब आएगा तो ये बनेगा कितना? 8 इंटू 10⁻6। तो -6 कट गया, 1/2 बचा, 1/3 करंट बचा। करंट लिखते समय सिग्मा प्रोडक्ट में नहीं आएगा, मतलब सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जे होता है ना। ओके सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए आंसर उल्टा आ रहा है। अब हाँ, ठीक है, सिग्मा आंसर सही है, आंसर सही दिया तो फिर। हाँ सिग्मा मैंने नीचे लिखा था है ना। चलो सर इंटीग्रेट क्यों क्या? करना पड़ा? उसमें इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा? सीधे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? अरे वेरिएबल नहीं था, टोटल करंट दिया है ना। हाँ तो जेडीए इंटीग्रेशन से नहीं आएगा। मैंने तो ऐसे करा था, सरफेस पे निकाला था, मतलब गलत सॉलिड किया था, सिलेंडर है। ठीक है ठीक है गलत किया था, ठीक है समझ। ये आएगा। चलो 30 चलो 31 हो गया। सर 32 33। पहला वाला कैसा? कौन सा पहला वाला? 4/9 kg/s। मास से निकाल लो ना, dm/dt कुछ लेटेंट हीट वेटेंट हीट दे रखी होगी, तो सीधे एनर्जी एनर्जी से आ जाएगा सीधे, कंजर्वेशन से। पावर कितनी है? 40 वाट बल्ब। The tub is located at height 10 meter from the ground and it holds 200 liter of water. Install a water driven wheel generator on the ground. At what rate should the water drain from the bathtub? mgh से आ जाएगा। mgh dm/dt equal to power। इससे नहीं आ रहा है आंसर? आ रहा 90% है बस, तो into 90.9। लो 33 हो गया होगा। चलो 34 हो गया। चलो 35 चलो 36 चलो अब नहीं है, अब नहीं होने चाहिए 36। एसी तो 2 क्वेश्चन और बचे थे। कौन से बचे थे? 37 और 38। एक मिनट, कौन से 37 और 38 थे? नीचे थे।
कहाँ है? हमारी ये तो सॉल्यूशन तो दिए इनके, क्यों टेंशन ले रहे हो? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बता रहा है कोई सा? सर एक बार 36 वाला बता दो। अरे वन साइडेड डिफ्लेक्शन था ना? हाँ। While doing an experiment, it was found that deflection is one-sided. इसका मतलब नल पॉइंट कहीं नहीं आने वाला। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बैटरी मोर पावरफुल है, ये हो सकता है, या हो सकता है हमने उल्टी लगा दी हो। हाँ। तो कुछ भी हो सकता था, या उल्टी लगा दी होगी या ज्यादा पावरफुल है। तो देखते हैं, द डिफ्लेक्शन डिक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड ए। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है? नहीं, पार्ट से नहीं लग रहा है। पार्ट से। पार्टी। ओके हाँ, ये है ना। एंड टू केसेस द डिफ्लेक्शन डिक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एंड ए ऑफ द वायर। ए से बी जाने पे डिक्रीज हो रहा है। तो गैलोमीटर में से करंट डिक्रीज हो रहा है। और डिफ्लेक्शन इंक्रीज व्हाइल द जॉकी वाज मूव्ड। इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंट केसेस है। While the jockey was moved towards the end B. ओके, एक में डिक्रीज होगा, एक में इंक्रीज होगा, शायद यही होगा। हाँ, फिर उन्होंने टर्मिनल के बारे में पूछा। चलो पहला तो देखो, मतलब नल पॉइंट आ नहीं रहा है, तो ये तो ऐसा हो गया कि एक में पोलैरिटी, मतलब ऐसा होगा अगर पोलैरिटी उल्टी हो गई तो दोनों बैटरी ऐड होने लग गई। ठीक है, या दो केस पॉसिबल थे कि बैटरी हमने सही लगाई है लेकिन ये बैटरी मोर है, ये लेस है, ये। तो पहले पार्ट में ये केस है, दूसरे पार्ट में ये केस है। पहला मतलब ये, और दूसरे का ये केस है। ये पूछा है बस, है ना, कि दो गलतियां की, किसमें कौन सी गलती की है। चलो एसी की शीट, क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, सर एक आंसर है कि विदाउट है? आंसर चेक कर रहे हैं अभी तो, थोड़ी सी क्या चेक नहीं कर रहे अभी तो, 5 मिनट। पहले का तो आंसर वैसे ही मेरे पास भी दिख नहीं रही शीट। शीट नहीं दिख रही, मैंने शेयर क्या किया था। ओके, मैंने अब दिख रही है? हाँ। चलो पहले क्वेश्चन में तो दिल्ली हुआ, दिल्ली आ रहा था। दिल्ली। सेकंड चले, हम सबकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। RMS इसकी I/√2, इसकी I/√2, इसकी I/√3। हाँ, साइन कर दो ना। ठीक, स्टैंडर्ड वेव है इसलिए मुझे याद है, ठीक है, कि ये स्क्वायर वेव होती है, ये हमारी ट्रायंगुलर वेव होती है, स्टैंडर्ड है। तो इसका मुझे याद है I0/√3 आता है, एवरेज I0/2 आएगा, लेकिन वैसे इस केस में 0 आएगा एवरेज। लेकिन पॉजिटिव का एवरेज अगर मानूं तो I/2, इसका एवरेज I/2, RMS I, सॉरी दोनों I। तो इसका वो क्या है, फॉर्म फैक्टर 1 है। इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एवरेज और RMS का रेशियो। फॉर्म फैक्टर RMS ऊपर, एवरेज नीचे। हाँ। तो इसका आएगा 2/√3, इसका आएगा 1, इसका कितना आएगा π/2√2, इसका π/2√2। पावर फैक्टर, वो फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना। इंटेंसिटी एवरेज। चलो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। चिल्ले। 4th, चिल्ले। चिल्ले। 5th,
चिल है 6 चिल क्या बॉम्बे चेन्नई चेन्नई आंसर क्या है? बॉम्बे था। द पोटेंशियल ऐसी डिफरेंस। तो है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? अरे 6 तो 6 का बॉम्बे से सही है। बॉम्बे सही है ना? हाँ सर। वो पावर BY इक्वेट जाता करना है दोनों तरफ। हाँ सर। पावर इक्वेट करना है। चलो 7th का चिल दिल्ली। 8th का चलो सही है। चिल आ जाओ। 9th 10th। 9th का बोलो। सही है। अच्छे 10th हो गया। आगरा। हाँ मैं चेन्नई आ रहा था। हाँ चेन्नई भी हो सकता है वैसे तो, हो सकता है। 9th का अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड देखते हैं बाय द एसी सोर्स इन द सर्किट शोन। नहीं सर, इसके ऊपर वाला। ये 10th है। अच्छा चलो ऊपर वाला ये करंट एसी सोर्स आई नॉट वी नॉट वोल्टेज लोड पे आया जो ये अक्रॉस द लोड वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स में बी ब्रॉट इन फेज। ओके करंट सोर्स है फेज में। हाँ तो यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हमें वापस से वोल्टेज को लैग कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब इंडक्टिव सर्किट है। वो करंट इसका कॉस मतलब में कॉस में है करंट। हाँ तो करंट लीड ओके करंट कॉस में है कॉस में। तो करंट लीड कर रहा है। तो ठीक है, तो सही करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है। इसका मतलब सर्किट कैपेसिटिव है तो वी नीड इंडक्टर। क्लियर? ठीक है। अगला चेन्नई आ रहा है। किसका? 6 का। ये 6 कहां से आ गया रे? 8वीं बात हो रही थी। ओके वो बॉम्बे बोले तो तुम लोगों ने करने क्यों नहीं दिया? 10 किलो वॉट है 25 एम्पियर है तो इनपुट पावर है सेकेंडरी करंट व्हेन द ट्रांसफॉर्मर। ओके सेकेंडरी करंट है 25 एम्पियर। टर्न रेशो कितना है? 8:1 तो इसका वोल्टेज भी है तो इसका वोल्टेज 8 भी है। तो इसका करंट 25 है तो इसका करंट पावर कितनी है? पावर कितनी है? 10 किलो वॉट। और कोई लॉस तो है नहीं तो 10 किलो वॉट इसका है तो 10 किलो वॉट पावर ही इसकी है। ठीक है तो 10,000 बाय 25 400। तो आउटपुट वोल्टेज है 400 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज 400 का 8 गुना। यही तो है। बॉम्बे ही तो आ रहा है। बॉम्बे कैसे लाए चेन्नई? फॉर्मूला याद नहीं था, कॉमन सेंस से कर रहा था, गलत हो गया। मैंने भी कॉमन सेंस से किया। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो गलती से आ गया चेन्नई। अरे उसने 25 एम्पियर इधर का मान लिया है, सेकेंडरी का दिया था। चलो 11th 12th 11th छोड़ दे। 11th RLC सर्किट हैज इंडक्टर 25 ये आपने पिछली बार छोड़ने को बोला था, मना कर दिया था। ओके मना करने वाला था। मना कर दो। मना कर दिया फिर से डैम्पिंग को यूज होगा। वही वाला है। चलो 3rd 12th एक बार एनालॉजी मतलब वो बता दे फॉर्मूला क्या बनता है। तो b/2m था, इसमें क्या बनता था? किसका? अरे डिफरेंशियल बना के देखो, याद तो मुझे भी नहीं रहता। मैं तो ऐसे निकालता हूँ कि kx माइनस bv इसका याद रहता है mdv/dt। उसके लिए हम ये सोचते हैं। ठीक है ऐसा। तो करंट आई गया, वोल्टेज भी था तो इस पे LDI/dt, इस पे IR, इस पे Q/C। ठीक है तो LDI/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल टू वोल्टेज। डेरिवेटिव कर दो LD2I/dt² DI/dt R माइनस Q/C। सही है ऐसा कुछ बनेगा। अब हमें कंपेयर करना है किसके साथ क्या आ रहा है। तो KX BV
तो एक बार और डेरिवेटिव कर लो या इसी को चेक कर लो, उसमें डबल डेरिवेटिव है क्या? हाँ, तो b dx by dt m d2x by d2 स्क्वायर। अब देखो, तो d2i by dt स्क्वायर में इसको कंपेयर करो तो l की वैल्यू हो गई m, di by dt का कोएफिशिएंट r, dx by dt का कोएफिशिएंट b, और k ही 1/c। अब ठीक है, ये एनालॉजी कंप्लीट हो। तो डिफरेंशियल लिखी, देखो रेजिस्टेंस B है ये समझ में आ जाता है, इंडक्टर M है, दोनों इनर्शिया है ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन C1/K है ये इतनी आसानी से नहीं दिखता। वो क्यों होता है? क्योंकि Q²/2C होता है और उसमें हाफ KX² होता है, तो एक में K ऊपर है, इसमें C नीचे है। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है अगर हम हाफ CV² फॉर्मूला लेते तो हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम चार्ज के डेरिवेटिव के टर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चार्ज में बन रही है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन x में बन रही है, तो कंपेयर किससे करो? हाफ KX² Q²/2C। अब आ गया समझ में? तो हम एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं, हाफ mv² हाफ li², ठीक है, हाफ KX² Q²/2C। और कंपेयर क्या कर रहा हूं? x अगर चार्ज है तो वेलोसिटी करंट है, एक्सीलरेशन di/dt। अब कंपेयर हो जा रहा है, L ही m है, K ही 1/c है, और बचा हुआ रेजिस्टेंस R ही B है। और अब हम लगा सकते हैं E = A0 e⁻b/2mt, कुछ ऐसा आया था ना? हाँ। ऐसा। चलो छोड़ो, लेकिन अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 हो गया? यस सर, दिल्ली। दिल्ली 12 का क्या है? दिल्ली। चलो 13th। मेरे पास तो सबके आंसर चले कहाँ गए? मेरे पास आंसर तो सबके थे इनके, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। कौन सा था? 12 13 आगरा चेन्नई दिल्ली। बिल्कुल सही, 3 आ रहे। बताना है? नो सर। आगरा, चेन्नई और दिल्ली ACD। 14 आगरा बॉम्बे। चेक करूं क्या? फ्रीक्वेंसी इज व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉस ऑफ करंट थ्रू, हाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ओमेगा L और ओमेगा C 1/ωc ये बड़ा हो जाएगा, तो कैपेसिटिव होगा, करंट अहेड होगा, बिल्कुल सही आगरा। इम्पीडेंस मिनिमम बॉम्बे, ओनली रेजोनेंस L एंड C नहीं, ये ऑलवेज है चेन्नई, ऑलवेज होता है, ऑलवेज। और एट द वैल्यू ऑफ C इज डबल्ड रेजोनेंस अकर्स, नहीं रूट आएगा, रूट आएगा √2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे 16 बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई एकदम सही। ओके, बॉम्बे चेन्नई। हाँ। 17 18 17 का बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे दिल्ली। करंट एम्पलीट्यूड बॉम्बे दिल्ली। क्यों? रेजोनेंस में है क्या? नहीं, रेजोनेंस नहीं आ रहा, सॉल्व करने पे आ रहा था बॉम्बे दिल्ली, आ रहा था। चलो 18 बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई फेजर बना के चेन्नई आ रहा था शायद। आगरा आ रहा था। आगरा था। आगरा चेन्नई। मेरा ओमेगा की वैल्यू 100 है, तो ये 100 ओम है। नीचे वाला ओमेगा की वैल्यू 100, ये 50 ओम है। 50 है। तो एक करंट ऊपर गया, एक करंट नीचे गया। 20/50, 20/50, 2/5 या 1/5, √2 150 √2 20 तो RMS ही है ना? नहीं, ये 50 √2 है ना रेजिस्टेंस टोटल। ब्रांच का रेजिस्टेंस 100 ओम है, 100 √2 है,
ये 50 रूट। तो करंट इन द सर्किट, लेकिन ये करंट हमें देखने पड़ेंगे, करंट एक सर बना के देखने पड़ेंगे। 90 पे है दोनों आपस में। यस सर, हाँ 90 हो गया। ठीक है, तो एक 1/5√2 है, एक 2/5√2 है, तो 1/√10 आ गया ये तो। इनको कंबाइन करो, 1/5√2 1/√10 0.3 को लिखा है, अप्रॉक्स 0.3 आता है। चलो, 0.3 करंट थ्रू द सर्किट, आगरा सही है। ड्रॉप अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, तो 100 ओम रेजिस्टर, तो दोनों में आधा आधा आएगा, 10 वोल्ट कितना 10√2 आ जाएगा। 10√2 है। हाँ 10√2 आएगा दोनों में। 10√2 यस सर। तो 10√2 बिल्कुल सही। चेन्नई वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम गलत। आंसर आ गया आगरा चेन्नई। चलो आ जाओ 19 और 20। 19 में कोई डाउट? सर एक बार बता दीजिए इसमें ये मतलब वो कैसे देखते थे? अरे ऐसे एक किसी का जीरो देख लो, ये जीरो है, मैक्सिमम वोल्टेज ने पहले लिया, करंट ने बाद में लिया, जो मैक्सिमम पहले लेगा वो लीड करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज लीड कर रहे हैं, समझ गया ना? जिसने मैक्सिमम पहले ले लिया वो लीड करेगा। वो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि कॉस और साइन में हमें पता है कौन लीड करता है। कॉस लीड करता है क्योंकि कॉस मैक्सिमम पहले ले लेता है। ठीक, 20 चेन्नई दिल्ली में। तो इसका आंसर बॉम्बे चेन्नई क्यों हुआ फिर 19 को? मुझे नहीं पता, वोल्टेज लीड कर रहा है। हाँ तो कैपेसिटिव होगा ना सर्किट। वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टिव होगा ना। सही सर। दिल्ली नहीं आएगा। दिल्ली सही नहीं है, कैपेसिटर है ही नहीं, हमें क्या पता कैपेसिटर है कि आरएलसी सर्किट लिखा है, इंक्रीज होने पे आ रहा था। लेकिन XL माइनस XC रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C से। अरे ऐसे देखो, ये Z है, 1 ओमेगा C। नहीं ठीक है, अगर तुमने कैपेसिटेंस डिक्रीज किया तो XC बढ़ेगा। हाँ वो XC बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं आएगा नहीं। तो ये तो XC बढ़ गया, ये तो पावर और नहीं, लेकिन XL बढ़ा है तो ये गैप कम हो गया ना। वही तो दिल्ली तो सही लग रहा है। फिर पढ़ता हूँ, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द रेजिस्टर लोड, मतलब हमें करंट बढ़ाना है तो हमें ये ओवरऑल चीज गिरानी है। तो हमने C गिराया, C कम किया, XC बढ़ गया, तो ये गैप हमारा कम हो गया क्योंकि ऑलरेडी XL XC से बढ़ा था। तो सही बात है, आंसर दिल्ली सही है ना। और L शुड बी डिक्रीज्ड, चेन्नई भी सही है, BCD। वो शायद कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं कि ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाए कि ये गैप हमारा फिर वापस से ज्यादा हो जाए। जैसे XL 10 था, XC 8 है और XC हमने बढ़ा के 15 कर दिया, तो पहले गैप 2 का था, अब गैप 5 का हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये लफड़ा हो। बहुत ज्यादा। चेन्नई तो सही है ना, चेन्नई तो चेन्नई हमेशा, चेन्नई तो फिर सही है हमेशा। नहीं, चेन्नई में भी लफड़ा हो जाएगा ना, ये गिरते गिरते ऐसा हो गया कि फिर वो चेन्नई में भी लफड़ा हो जाएगा। नेगेटिव थोड़ा ना सकता, मतलब जीरो ही होगा ना मिनिमम तो। अरे यार ये कम होते होते फिर यही दिमाग लगाओ, यही वाला। फिर चेन्नई दिल्ली दोनों में तो तीनों लगाओ, BCD लगाओ, क्योंकि वो लफड़ा तो फिर चेन्नई में भी BCD तीनों हम मान रहे हैं उस इंस्टेंट पे जब हम हल्का सा डिक्रीज किए थे। चलो 20 का आंसर यही आगरा दिल्ली। आगरा दिल्ली। आ जाओ अब 21 में बोलो। रिएक्टेंस और इंपेडेंस में अंतर। रिएक्टेंस किसी एक अकेले का होता है, रिएक्टेंस है इमेजिनरी पार्ट, A+I भी है ना, ये रिएक्टेंस है, ये पूरा इंपीडेंस है। ठीक है, अच्छा। जैसे प्योर कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, प्योर इंडक्टर रिएक्टेंस है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन को इंपीडेंस कहेंगे। तो रिएक्टेंस मतलब इमेजिनरी पार्ट। चलो हाँ, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालो, ये करंट ढूंढ लो फेजर से और वोल्टेज को इससे डिवाइड कर देना। समझ गए पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे?
Z इक्विवेलेंट। दोनों के डायरेक्ट करंट हम ऐड कर सकते हैं ना? डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, फेजर बना के ऐड करेंगे। ओके ओके ठीक है। जैसे वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, देखो वोल्टेज का फेजर सेम है, करंट का फेजर, इसमें ये कैपेसिटिव है तो करंट लीड करेगा कितने से, 60 डिग्री से। तो ये I1 ऊपर का, I2 में तो शायद दोनों का ठीक है, तो I2 तो इधर ही आ गया। हाँ ठीक है, और रेजिस्टेंस दोनों के RR बराबर है, तो पहले का रेजिस्टेंस भी सेम है, दूसरे का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसका भी आंसर E0/2R, इसका भी E0/2R। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया इधर E0/2R का √3। लेकिन ये पीक वैल्यू है क्योंकि ये पीक वैल्यूज है। तो I की जो पीक वैल्यू आई वो E0/2R √3 और फेज आया 30 डिग्री। हाँ, ठीक है। और करंट लीड्स वोल्टेज। सब सही है। पावर फैक्टर √3/2 बिल्कुल सही। इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस मतलब वो इमेजिनरी वाला पार्ट। इफेक्टिव इंपीडेंस 2R/√3 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंस ऐसे निकाला कि हमने, लेकिन रिएक्टेंस ऐसे निकाला, फाइनली हमारा Z आया कितना, 2R√3, लेकिन एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो एक इसका ये वाला पार्ट है, एक इसका ये वाला पार्ट है, रेजिस्टेंस के दो पार्ट है। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल है 2R√3 का √3/2 और ये 2R√3 का अपॉन 2। लेकिन ये आंसर मेरा मैच क्यों नहीं कर रहा है? 2R/√3 आया था। ये 2R/√3 आया था Z। ओके ठीक है, तो R/√3 बन गया, सही है। पक्का समझ गया क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। Z का वो कंपोनेंट एक जो वोल्टेज के पैरेलल होगा, वो हमारा एपरेंट होगा। ये हमारा कौन सा है, वॉटलेस। तो वॉटलेस ही रिएक्टेंट है, लेकिन वॉटलेस हमने करंट के लिए डिफाइन किया था, वॉटलेस तो करंट था ना। तो एपरेंट करंट और वॉटलेस करंट ये करंट के कंपोनेंट हैं, और Z के जो दो कंपोनेंट हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक हमारा रिएक्टेंस है। क्लियर? चलो 22 हो गया। यस। 23 रिपीटेड, टेस्ट में आ चुका है। हाँ हाँ, इंटेंशनली मैंने रिपीट किया था। 8 में भी आ चुका है। चलो 24, 25, 26 बता दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, प्योर। 67 कैसा है? अरे प्योर मैथ्स का है, रुको। L एंड R, इस पे 3 वोल्ट है और उस पे 4 वोल्ट है। ठीक है, एट एन इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2R 2 वोल्ट पोटेंशियल इन वोल्ट अक्रॉस। ठीक है, तो अगर हम इस पे किसी भी समय करंट का फंक्शन लिख लेते, I0 sin ωt, तो इसका रेजिस्टेंस ले लें RL, इसका रेजिस्टेंस ले लें RR। ठीक है, तो इस पे जो ड्रॉप का फंक्शन बनेगा, वो ड्रॉप का फंक्शन बनेगा I0 RL sin ωt प्लस π/2, और इस पे I0 R sin ωt। लेकिन अच्छी बात है, इनकी पीक वैल्यूज दे रखी हैं, तो इस I0 RL की वैल्यू मैं यहां कितनी ले लूं, 3। I0 R की वैल्यू ले लूं 4। तो ये साइन थीटा है, तो ये कॉस थीटा है। ठीक है, अब एट एन इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द इंडक्टर। हाँ, तो इससे हम पूरा ये पीक लिख सकते हैं, पूरा रिजल्टेंट कितना आया होगा, 5 sin ωt वोल्टेज की वैल्यू। और करंट अगर sin ωt है, इंडक्टर है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, सॉरी, वोल्टेज कितना, 37 डिग्री। ये समझ में आया कुछ? हाँ हाँ, आया समझ में पक्का? यस सर। 37 कैसे है?
अच्छा ठीक है। ये 4 वोल्ट का फेजर है, ये 3 वोल्ट का फेजर है तो दोनों का ये वी नेट का फेजर है, तो बन गया 37। हाँ ठीक है। अब देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इसीलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज और रजिस्टर पे कितनी वैल्यू है, 2 वोल्ट, समझ गए? तो तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री है। क्लियर? तो ये 3 साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 120 बनेगा। ये 3 साइन 120 बनेगा। है कोई 3 साइन 120? 3 cos 30 आगरा। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा 5 साइन 67 डिग्री, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री थी। समझ गए? जी सर। और करंट एट रेट इज डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट। तो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो नहीं पता कि ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, नहीं पता। समझ गए? देखो क्यों, क्योंकि ये 37 आगे है, तो मान लो करंट इधर है तो वोल्टेज इधर हो सकता है 37 के गैप पे, तो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, और कहीं और लोकेट कर दें तो दोनों डिक्रीजिंग हो सकते हैं। आ गया समझ में? जी सर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। मिटा दूं? तो ये ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आरएमएस और एवरेज ही खेलते थे हम हमेशा, जनरली आरएमएस, लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस की वैल्यू बात की, इसीलिए हमें एग्जैक्ट फंक्शन लिखना पड़ा और ये क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। चलो 27 आ गया, 28 आ गया, 29 30 चल 31। आंसर क्या है 31 का? क्वालिटी फैक्टर एक्सएल बाय आर था, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाना, हमें एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल बाय आर, और ओमेगा खुद डिपेंडेंट है 1/√LC। ठीक है, तो ये √L/C इंटू 1/R, क्योंकि ओमेगा खुद कैपेसिटेंस का फंक्शन था। ये क्वालिटी फैक्टर। तो इंडक्टेंस इज इंक्रीज बाय 2 fold, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 2 fold, 1/2, 2 टाइम्स। तो 2√2 टाइम्स आएगा ना? क्यों? रेजिस्टेंस तो बाहर था, रूट के रेजिस्टेंस बाहर था। ओके, 2√2 टाइम्स, 2 इंटू 100। हाँ ठीक है, 141 का, सॉरी 2√2 है, 280 में इसका है ना, कुछ पता नहीं क्या करा था हमने। 280 उन्होंने माना नहीं था, उन्होंने 3 डिजिट तक ले गए थे, ठीक है, नहीं माना था बेचारे। हो गया? यस सर। अब आपका अभी टेस्ट नहीं है। मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? मैथ्स की क्लास है कल? मैथ्स की तो चल रही है, चलती रहती है। मैथ्स की तो रोज ही होती है। हाँ चलो, केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री का टेस्ट है कल, टेस्ट है तो कल है टेस्ट की परसों? अलग से भी चलते हैं ना। ओके ओके ठीक है, सुनो। आज तारीख कितनी है? 14 13? आज 14 है ना? तो मैं बता रहा हूँ 15th 16th ऑफ है, मेरी तरफ से तो कम से कम ऑफ है, और सबकी तरफ से ही ऑफ होगा मोस्ट प्रोबेबली, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तुम्हें। 17 को टेस्ट होगा, वही मेंस और एडवांस, दोनों ऑलमोस्ट फुल सिलेबस है। दोनों एडवांस के रख लो सर। 17 को सर नहीं केमिस्ट्री का भी रख दिया। 15 को है ना केमिस्ट्री का? 15 को है केमिस्ट्री का। पोर्टल पे वो 17 को भी दिखा 17 को भी है। नहीं है, 16 को टेस्ट है हमारा, इसलिए बोला। अरे वो 16 को वो 12th का हो गया टेस्ट, सबको पता नहीं था, है ना? तो समझ गए, 17 को है एक मेंस का, एक एडवांस का। क्लियर? सर एडवांस में 12th पार्ट खुलना नहीं, वैसे 12th पार्ट आएगा जितना हमने किया है, लेकिन ऑलमोस्ट फुल मानो। 11th तो फुल है ही, और 12th जितना हम कर चुके हैं इंक्लूडिंग मॉडर्न और न्यूक्लियर, मॉडर्न, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोडायनामिक्स,
मैग्नेटिक्स नहीं है, बस ये सिलेबस। ठीक है, मेंस में फुल है। अब बचे हुए टाइम में जो शीट नहीं करे हैं वो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, उसमें शीट कर लो, और जो कर चुके हैं वो अपना पुराना 11th पार्ट में कुछ रिवाइज कर लो। खासकर बुकलेट देखो, जिनके तुम ना लगा रखे हो ओएल या कुछ, जेई कॉर्नर नहीं लगाने, ओएल ना लगा रखे हो ओएल लगा लो। एक सर प्रोबेबिलिटी की शीट दे देना आप अगर फ्री हो तो। प्रोबेबिलिटी की शीट तो उसके तुम्हारा बाद तो कुछ और चल रहा है ना, ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ। टॉपिक ऐसे ही चल रहे हैं, टॉपिक रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, शीट दे देते हैं। ओके, ऐसा है, मैं दे दूंगा। हाँ। मेरा ये हो जाए, बस दो टॉपिक ही तो रह गए हैं 12th में, उसके हाँ। बाद मैं मैथ्स के वो टॉपिक ले लूंगा जो सर नहीं लेते, है ना? ठीक है, ठीक है। टेलीग्राम को पता दीजिए। एक डाउट हो गया? क्या है एक डाउट और बचा। क्या? वो टेलीग्राम खोल लीजिए सर एक। टेलीग्राम पे तो मैंने सब रिप्लाई कर दिए थे, नया कहाँ से पैदा हो गया? कॉमन डाउट है इसे बता दीजिए। कहाँ? बिना गामा फंक्शन के कौन बोल रहा है? यही है क्या? हाँ, ये पूछ कर सकते हैं इंटीग्रेट। नहीं, वो गामा फंक्शन देख नहीं रहा क्वेश्चन था। टेलीग्राम खोल लीजिए एक मिनट। कौन सा डाउट क्या है? डाउट वही मैथ्स वाला है कि फिजिक्स वाला है? मेरा मैथ्स वाला है, किसी और का फिजिक्स वाला है। चलो, कॉमन डाउट कौन सा था? शंख ने जो मेरा वाला। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, मैं कुछ ये पूछा था किसी बच्चे ने, मैंने रिप्लाई भी की थी। डीजनरेटेड एलिप्स नहीं समझते क्या होता है? नहीं समझ गए थे, पर लेकिन रोटेट कैसे कर रहे थे? लेकिन ये अरे यार, मतलब ये निकाला, रुको बताता हूँ। ये एक ट्रेजेक्ट्री है, इसका टाइम पीरियड हमने निकाला था कितना? हाँ, ए क्यूब बाय जी एम। हाँ ठीक है। इसको पतला कर दिया, अब भी ट्रू है, और पतला कर दिया, अब भी ट्रू है, और पतला कर दिया, अब भी ट्रू है। हाँ। तो अगर ये जस्ट कोलाइड ही कर रहा होता तो ये हम मान लें कि ये वाला एलिप्स है। ओह अच्छा, तो ये t/2, ये t/2 लगेगा। ठीक है। तो नीचे गिरने में सीधा t/2 लगेगा। मतलब इसका e टेंड्स टू 0 और a कितना है इसका? ये 2a लेंथ है। हाँ। तो h की जगह h/2 छाप लेना। अच्छा, इंटीग्रेशन से भी निकल आएगा इसका आंसर। गंदा बन गया था इंटीग्रेशन। नहीं, सॉल्व हो जाता है मेरे ख्याल से। 1 है ना सर? जाता है इन्फिनिटी से जब गिरता है तो सॉल्व तो हो जाता है शायद, पता नहीं। समझ गया ना क्या अप्रोच है? ये डीजनरेटेड केस है। ये एलिप्स माना, स्ट्रेट लाइन वाला एलिप्स। तो ये जिस हाइट से गिराया वो हाइट हो गई 2a, और सिर्फ गिरने का टाइम निकालना है तो t/2 निकालना है। सर हाँ, एक बार आप इसे इंटीग्रेट करके देखेंगे, उसमें ऐसा फंक्शन बन रहा था, उसमें कुछ लिमिट्स डिफाइन नहीं हो रही। हो ही नहीं सकता। कहाँ से गिरा रहे हैं? मतलब उसे उस पॉइंट से उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन को मैंने फोर्स इक्वेट कर दिया था। देख, एक तरीके से निकला है तो दूसरे तरीके से भी निकलेगा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जो भी है अननोन के टर्म में निकालते हैं, यहाँ से गिर रहा है। हाँ। यही कह रहे हो ना? हाँ जी। तो किसी भी x पे हमने वेलोसिटी निकाली, तो gm 1/x माइनस 1/r। हाँ अंडर रूट। तो dx/dt, तो dx रूट x बाय r माइनस x। ये बना, सही है? हाँ बिल्कुल। ये इंटीग्रेशन। तो रूट लीनियर बाय लीनियर ये होगा ना इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो तो। एक मिनट, आपने 1/r माइनस 1/x होगा ना? तो ठीक है, वही गलती हुई थी। अरे माइनस नहीं लगाओगे? नहीं, एक माइनस और आएगा। और वो तो सब भाड़ में गया। वो कॉमन सेंस से देखो ना यार, कौन सा आगे कौन सा पीछे। हाँ, वही गलती करके सर। समझ गया ना? न्यूमरेटर रैशनलाइज कर दो, या x को r cos स्क्वायर थीटा छाप दो। हाँ, वो वही करा था। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आंसर आया है तो दूसरे तरीके से भी आएगा। हाँ ठीक है। चलो, और कुछ? ये क्या कह रहे हैं सिद्धांत? ये तो कुछ इंटीग्रेबल है क्या? नहीं, उससे नहीं करना अपन को। उसका बीटा गामा सिलेबस में नहीं है, तो मैं खुद जुगाड़ ढूंढ ली। ये बीटा गामा से लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। है तो उसी से रिलेटेड था, उसके बिना नहीं हुआ था। उसके बिना नहीं हुआ था? नहीं। e⁻ x स्क्वायर cos 2018x लिमिट इंफिनिटी। ओके, ये आईआईटी का क्वेश्चन है।
नहीं नहीं हाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आईआईटी में नहीं है, बाकी तो सब दे देते हैं बीटा गामा -x², ये तो वैल्यू ही पता है हमें, √π/2। दूसरे वाले की ये भी उसी से निकलती है गामा फंक्शन की। वो e⁻² होती है ना दूसरे वाले की। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है ये हो सकता है रिड्यूस हो जाए, लेकिन ये इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फिनिटी है। अगर हम इसमें इसको स्प्लिट भी करेंगे तो दिक्कत होगी, एक टर्म 0 हो जाएगा। हाँ शायद ये कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, अगर होगा तो। हाँ, अगर बिना उसके होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। हाँ उससे भी हो रहा था, उससे भी वही बन रहा था -a²। हाँ तो जिंदा से संपर्क करें और ज्यादा डिटेल में पूछना होता, ठीक है सर? मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा। कौन है? अंकित। ये तुम लोग क्या है रे, रोडो लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? और तो कुछ काम ही नहीं है ना करने को। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कौन सा तुम ये रोडो वाला पेपर ओलंपियाड दे रहे हो? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? इन सभी में हमें ओमेगा वेक्टर घूम रहा है, वो सभी मतलब 3D वाला वो लगाना पड़ेगा सभी में, और ये आते ही नहीं क्वेश्चन कभी। तो ये नहीं दिया तो इन सभी में वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ता है सब कुछ। तो ये प्रिसिशन है, ये सभी प्रिसिशन अपने उसमें आते ही नहीं है कभी, आईआईटी में भी आज तक नहीं आया। ठीक है मत पढ़ो चक्कर में दिमाग खराब करोगे अपना। सर अभी फिजिक्स में तो आपकी शीट ही करनी है ना? जो मैं दे रहा हूँ वो ही कर लो, उतना ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा तुम्हें करना है तो मैथ्स करो यार, मैथ्स तो ज्यादा मैथ्स करो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स में ये प्रोबेबिलिटी और पीएनसी की प्रैक्टिस कर लिया करो, ये क्या है तुम्हारे कॉलेज में काम आएंगे। और मैट्रिसेस, ये तीनों टॉपिक हैं जो कॉलेज में फिर रिपीट होंगे। पहले तो 4 आते हैं दरअसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनकी जरूरत पड़ती है। सर कुछ बुक बता दो सर, बुक नहीं मिलती अलजेब्रा की कोई। किस अलजेब्रा की बुक? हाँ थिंगेज तो बहुत बड़ी और इसमें से ज्यादा कुछ अच्छे इन सब ठीक नहीं करेगी। मैं देखता हूँ, मैं इनकी शीट प्रॉब्लम्स प्लस लगा लो, मैं इनकी शीट दूंगा, है ना मैक्रो टेस्ट के बाद। लेकिन ठीक है, टेस्ट के बाद मैं इनकी एक एक करके शीट दे दूंगा, इनकी बायनोमियल थ्योरम जो भी है सबकी एक एक शीट। हाँ ये ठीक है हाँ ठीक है। चलो अभी तो टेस्ट के लिए पढ़ो, पुराना सब बिल्कुल याद कर लो। सर अभी शीट्स देंगे अगले उसके टॉपिक्स की? अभी नहीं दूंगा, आप सीधे टेस्ट के बाद शीट मिलेगी। ओके। कुछ की पेंडिंग रह गई है, कुछ ने ऐसी मक्कारी कर दी है तो कर लो। और फिर भी टाइम बचे ना तो फिजिक्स में वो देख लेना कि कहीं 11th पार्ट के कहीं के अपन ने कॉम्प्रिहेंशन लेवल वगैरह शायद छोड़ दिए होंगे। अगर शीट्स में रिपीट हो गए तो सारे वैसे लगभग, तो जैसे एसएचएम वगैरह की छोड़ दोगे तो वो एसएचएम की शीट्स में आ गए। देख लो जो नए क्वेश्चन हो वो कर लेना। हाँ ठीक है सर, एक बार देख लेना। ठीक है चलो तो मिलते हैं अपन परसों। ठीक है चलो, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। रेडी हो। बाय सर।